नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एसपीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है और तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, इसको देखते हुए कुछ राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू और कुछ ने तो लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर ली है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नई घोषणाएं और कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से, वो भी 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है राजधानी दिल्ली। प्राइवेट दफ्तर ही नहीं, इन कामों पर भी लगी पाबंदी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच पाबंदियां और बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों में अचानक से बढ़ोतरी होने के बाद लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के लिए लॉकडाउन जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन अब यहाँ वैसी ही पाबंदियां लगा दी गई हैं और वो लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं, जैसे कि प्राइवेट दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। स्कूल कॉलेज तो पहले से ही बंद थे। किसी को भी जमावड़े पर रोक है, यानी कि 2-4 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, बेवजह घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में अब सभी प्राइवेट दफ्तरों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इनमें काम करने वाले कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े प्राइवेट दफ्तरों को ही खुलने की इजाजत है। राजधानी में अब सभी रेस्टोरेंट और बार को बंद कर दिया गया है। बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खोला जाएगा। यहाँ बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं होगी। और साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला अदालत के जज, वकील, स्टाफ को छूट मिलेगी। किसी मामले की सुनवाई से जुड़े लोग घर से निकल सकते हैं। आईडी कार्ड दिखाना जरूरी होगा। दूतावासों में काम करने वाले अधिकारी या फिर कर्मचारी भी आईडी कार्ड दिखाकर जा सकते हैं। प्राइवेट डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग आ जा सकते हैं। इनके पास भी वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि गर्भवती महिलाओं के अलावा डॉक्टर को दिखाने या फिर मेडिकल इमरजेंसी पर निकल सकते हैं। साथ में डॉक्टर का पर्चा और आईडी कार्ड होना जरूरी है। कोरोना की जांच और वैक्सीनेशन के लिए घर से निकल सकते हैं। एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से यात्री को आने जाने की छूट होगी, बट इनके पास उनका टिकट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े पत्रकारों को छूट होगी। अगर कोई एग्जाम है तो एडमिट कार्ड दिखाकर घर से बाहर निकल सकते हैं। शादी में सिर्फ अब 20 मेहमानों को ही शामिल होने की इजाजत है और शादी में जाने के लिए मैरिज कार्ड होना जरूरी है। मेट्रो और बस पूरी क्षमता के साथ चलेंगी। मेट्रो में यात्री अब खड़े होकर सफर नहीं कर सकते हैं। डीटीसी की बसों में भी 100% यात्रा को अनुमति है, लेकिन यहाँ भी यात्री खड़े नहीं हो सकते हैं। आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली में 19,166 नए मामले आए, पर 17 लोगों की मौत भी हो गई। इसी के साथ दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या 65,000 के पार पहुंच गई और दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी 25% पहुंच गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि टेस्ट करने पर हर चौथे में से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसीलिए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है और लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी है। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें अपने स्तर पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि 13 जनवरी को शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये समीक्षा बैठक होगी और माना तो ये जा रहा है कि मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक होगी उसमें पीएम नरेंद्र मोदी देश में जो कोविड की स्थिति चल रही है उसकी समीक्षा करेंगे और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए उपायों का जायजा भी लेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की कहीं कैंसिल तो नहीं कर दिया गया है आपका रेलवे का टिकट। रेलवे ने जारी की है नई गाइडलाइन। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप रेल से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि इन दिनों रेलवे ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किया है और ये नए नियम आपको जानना बेहद ही जरूरी है। दरअसल देश में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अपने कुछ नियमों में बदलाव किया है। अब बिना वैक्सीनेशन आपको ट्रेन में एंट्री नहीं मिलेगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दक्षिण रेलवे ने लोकल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए टीके की दोनों डोज अनिवार्य कर दिया है। रेलवे के इस नियम के कारण अब लोग जिन्होंने टीके की खुराक नहीं ली है वो लोकल ट्रेनों में यात्रा नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें कि खास बात तो ये है कि लोकल ट्रेनों में वैसे यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन्होंने टीके की पहली डोज तो ली है। यानी कि रेलवे के नए नियम के मुताबिक लोकल ट्रेन की यात्रा करने के लिए आपको कोरोना की दोनों डोज लेना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपने भी कोरोना की सिर्फ एक ही वैक्सीन ली है तो आपको दोनों वैक्सीनेशन कराना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कराते हैं तो रेल का सफर आपके लिए नहीं हो पाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की शरद पवार का दावा 13 और विधायक होंगे सपा में शामिल। यूपी की सत्ता में होगा बहुत बड़ा बदलाव।
दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि हम गोवा विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी और अन्य छोटी पार्टियों के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, शिवसेना के संजय राउत वहां के स्थानीय कांग्रेस नेताओं से बात कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि शरद पवार ने कहा है कि अभी तो शुरुआत है, 13 और विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव की तलाश में है और हम निश्चित रूप से राज्य में बदलाव देखेंगे। तो दोस्तों आप क्या चाहते हैं? क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आनी चाहिए या फिर सपा यानी कि अखिलेश यादव को राजगद्दी मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि प्रयागराज में धरना देने आ रहे किसानों को पुलिस ने रोका। यमुना पार में पुलिस से नोकझोंक और हंगामा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रयागराज में यमुना पार के कुछ किसान उनकी धान की खरीद न होने पर आक्रोशित हो गए और कलेक्टर के ऑफिस पर धरना देने के लिए ट्रैक्टर लेकर रवाना हुए। हालांकि किसानों को पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान किसानों और पुलिस कर्मियों में नोकझोंक भी हुई। किसानों ने जबरन रोकने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और सूचना मिलते ही एसडीएम और बाकी कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। समस्या के समाधान के लिए अधिकारी ने किसानों से बातचीत की और उन्हें समझाने का प्रयास किया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा फैसला, नहीं लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी में चुनाव से पहले ही रणनीति तैयार होने लगी है, लिहाजा पल पल चौंकाने वाली खबरें भी अब सामने आ रही हैं। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने मंगलवार को बड़ी घोषणा कर दी है। मायावती इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि मायावती 5 राज्यों में चुनावी अभियान की अगुवाई जरूर करेंगी। उन्होंने कहा कि बसपा जमीन पर रहकर काम कर रही है। हम इलेक्शन को लेकर तैयारियों में लगे हुए हैं और साथ ही मायावती लगातार सक्रिय हैं। वो हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रख रही हैं, लेकिन वो चुनावी समर में नहीं उतरेंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बीजेपी को लगा बड़ा झटका। स्वामी प्रसाद के बाद 3 और एमएलए ने छोड़ी पार्टी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से बीजेपी को लगातार झटके पर झटका लगता रहा है। आपको बता दें कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद मंगलवार को 3 और विधायकों ने बीजेपी को छोड़ दिया। खबर के मुताबिक इन विधायकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में बीजेपी को छोड़ा है। मालूम हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। अब ब्रजेश प्रजापति, रोशन लाल वर्मा और भगवती सागर भी सपा को ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये तो बीजेपी और मोदी सरकार और योगी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इस बार सपा की जीत होने वाली है और बीजेपी की हार होगी? कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि केरल में शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 50 से अधिक लोग अब शामिल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केरल में कोविड-19 के ओमिक्रॉन स्वरूप के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने निर्देश दिया है कि विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो कोविड समीक्षा बैठक की गई, उसमें फैसला लिया गया। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते निर्देश दिया गया था कि किसी भी बंद परिसर में शादी समारोह, अंतिम संस्कार, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समारोह में अधिकतम 75 और खुले स्थान में अधिकतम 150 लोगों के शामिल हो सकते हैं। पर अब ताजा फैसले के अनुसार ये संख्या कम करके 50 कर दी गई है, चाहे वो समारोह बंद जगह में हो या फिर खुली जगह में हो। बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि समारोह और सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रम केवल आपात स्थितियों को छोड़कर ऑनलाइन होने चाहिए। इसमें कहा गया है कि सामाजिक दूरी बनाने समेत कई एहतियाती कदम भी उठाए जाने चाहिए। अगर संभव हो तो जनसभाओं से बचना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।